हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट सेकंड जो था 3 में से हमने इसका कर लिया था, द इंडिगो हमारा लेक्शन जो चल रहा है फ्लेमिंगो का, और अब हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आज देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि गांधी जी को वो जेल से तो मुक्ति मिल गई थी, और उसके बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको बुलाए थे, और बुलाने के बाद उनसे बात करने के बाद लगभग 4 इंटरव्यूज़ उनके साथ हुए थे, और उसके बाद उन्होंने एक इंक्वायरी बैठाई थी जिसमें 3 तरह की पार्टीज थी। पहली तो एक वो लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, दूसरा वो लोग जो लैंडलॉर्ड्स थे, और तीसरा गांधी जो कि अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे। इसके बाद गांधी जी ने बताया कि वो किस तरह की विजिट्स दिया करते थे चंपारण में। पहली बार वो 7 महीने के रुके थे, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के रिक्वेस्ट के बदौलत वो 1 साल तक भी रुक जाया करते थे। आज हम देखेंगे कि जो ऑफिशियल कमीशन बैठा था उसने किस तरह से इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की कंडीशन को बेटर किया। चलिए देखते हैं। चलिए, द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। जो ऑफिशियल इंक्वायरी बैठी उसने एक चीज़ गैदर कर ली थी, बहुत ज़्यादा क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, बहुत सारे एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े बड़े प्लांटर्स के अगेंस्ट। और आप जानते हैं इतना कुछ इन्होंने रिकॉर्ड्स कलेक्ट किया था, और यही कारण था कि आज इनके पास बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे प्रूफ थे कि इनके साथ सच में गलत हुआ है। एंड वेन दे सॉ दिस, और जब उन्होंने ये देखा, किसने देखा कि जो इंक्वायरी बैठी थी उसने ये देखा, दे एग्रीड, नहीं, यहाँ पे देखिए, जो इंक्वायरी बैठी थी वो नहीं, यहाँ पे लैंड लॉर्ड्स जब उन्होंने देखा कि दे एग्रीड, वो तुरंत ही बात मान गए कि हाँ हमने गलत किया है, इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट। और अब उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम रिफंड कर देंगे पीजेंट्स को जो कुछ भी आप बताएंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। और उन्होंने गांधी से पूछा कि लेकिन हमें कितने पैसे देने चाहिए, कितना हमको रिटर्न करना है, आप हमको ये बताइए बस। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ मनी। और उन्होंने सोचा कि वो गांधी जी जो थे कितने की, यहाँ पे इसके बाद हुआ कि उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरा पूरा पैसा उनको वापस करने को कहेंगे। देखिए, दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ मनी, ठीक है, विच दे हैड इलीगली और डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। और जो कुछ भी उन्होंने इलीगली, गलत तरह से, डिसीटफुली, चालाकी करके एक्सटॉर्टेड यानी कि उनसे निकलवाया था, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स से। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने कितना उनसे मांगा, केवल 50% पैसा मांगा, मतलब आधा पैसा मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, एडमेंट का मतलब होता है एकदम डटा हुआ होना, ठीक है। उसके बाद अब वो चेंज नहीं हो रहे थे, एकदम स्ट्रांग हो गए थे वहाँ पे 50% में। राइट्स रेवरेंट जे जेड हॉर्ट्स, और ये चीज़ रेवरेंट जे जेड हॉर्ट्स लिखते हैं, एक ब्रिटिश मिशनरी थे ये, ठीक है, जो चंपारण में उस वक्त थे, और उन्होंने पूरा एपिसोड बड़े क्लोज रेंज, बड़े ध्यान से और बहुत समय क्लोजली इस चीज़ को वॉच किया है। थिंकिंग probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund the extent of 25%, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझिए, थिंकिंग probably he that he would not give way, ये सोचते हुए, ये बात उनको डाउट हो रहा था कि शायद गांधी जी नहीं मानेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ऑफर्ड किया रिफंड करने को टू द एक्सटेंट ऑफ 25% पैसा। एंड टू हिज अमेजमेंट, ठीक है, और उसकी एकदम हैरान कर देने वाली बात, विस्मय हो गया उसको इस चीज़ को लेकर के, एकदम वो हो गया, उनको बहुत वो लगा, हैरान हो गया, अमेज हो गया, ठीक है, एस्टॉनिश हो गया, सरप्राइज हो गया। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और मिस्टर गांधी ने उसको, अब देखिए ये जो है वर्ड टुक हिम एट हिज वर्ड, इसका मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट विदाउट फर्दर डिस्कशन, बिना किसी फालतू की बात किए तुरंत एक्सेप्ट कर देना कि ठीक है, हम और कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही हमको दे दो। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, जो डेडलॉक हो गया था, डेडलॉक यानी कि डेडलॉक एक सिचुएशन होती है जिसमें दोनों ही साइड को एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाती है और फंसा रह जाता है मामला, उसे डेडलॉक कहते हैं। तो ऐसा नहीं हो पाया, और गांधी जी ने तुरंत ही मान लिया कि ठीक है, हम 25% लेंगे पैसा तुमसे। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड, ठीक है, ये जो लिखा हुआ वर्ड, इसका देखिए प्रोनाउंसिएशन मैंने आगे लिखा है, बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो कि यूनानिमसली, ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, अनएनिमसली या ऐसा कुछ भी नहीं होता, यूनानिमसली उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, अगर आपको
डाउट हो तो, ठीक है। तो द स्टेटमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन, उस कमीशन के द्वारा यूनैनिमसली होता है, उसका मीनिंग होता है कि ऑल एग्रीइंग, सभी लोग इस पे एग्री करते हुए, क्योंकि सीधी सी बात है 25% वो लोग भी कह रहे थे और गांधी जी भी इस पे एक्सेप्ट कर लिए थे। गांधी एक्सप्लेन दैट द, बाद में जब जो वो थे हमारे शेयर क्रॉपर्स थे, उन्होंने जब गांधी जी से पूछा कि 25% ही क्यों लिया बापू आपने, तो उन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स had been obliged to surrender part of their money and with it part of their prestige। तो देखिए जो गांधी जी कह रहे हैं कि जो अमाउंट हमको मिल रहा है, रिफंड का अमाउंट जो मिल रहा है, वो तो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि आप भी जानते हैं पैसा तो आएगा कभी भी चला जाता है, पैसे का कुछ नहीं है। लेकिन ये फैक्ट कि लैंडलॉर्ड्स आज ऑब्लाइज हुए हैं, ऑब्लाइज होने का मतलब होता है कि आज एक्सेप्ट किया उन्होंने कि सरेंडर करना कुछ पैसे का कुछ पार्ट जो उन्होंने चोरी की थी। पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने चोरी से और चालाकी से पैसे कमाए थे, और उसके बाद आज उसको सरेंडर करने को भी रेडी हैं। और उसके साथ साथ पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब होता है एक सोशल पोजीशन जो आप कमा लेते हैं थ्रू किसी हाई सोशल पोजीशन की वजह से जो रिस्पेक्ट आप कमा लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेस्टीज। तो देखिए अगर ये लोग चालाकी से पैसे कमा रहे थे तो सीधी सी बात है ब्रिटिशर्स की नज़रों में इन लोग का जो इज्जत थी वो गिर चुकी थी, ठीक है, क्योंकि उन लोग ने तो ऐसे करने के लिए इनको नहीं बोला था। तो ये जो प्रेस्टीज था थोड़ा सा इनका गिर गया था, और भी लोगों के नज़रों में इनका प्रेस्टीज गिर गया था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, पैसे तो ये लोग दे ही रहे थे, तो इनका जो कह रहे थे कि पैसा कम इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये जो अब डिसीजन हुआ है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, और जहाँ तक पीजेंट्स कंसर्न थे, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव। देखिए आगे हम पढ़ेंगे। और जहाँ तक पीजेंट्स की बात थी, जो प्लांटर्स उनके साथ ऐसे बिहेव करते थे मानो वो भगवान हो अबव द लॉ, और ऐसी पोजीशन उनकी जिसमें लॉ का भी कोई फर्क ना पड़ता हो, और लॉ भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि लॉ जो था उन पे हावी हो गया था, और लॉ की वजह से ही, बिकॉज ऑफ द लॉ ओनली, आज वो बुरी तरह से उनकी हार हुई थी, और उनको अपना पैसा के साथ साथ प्रेस्टीज भी गंवानी पड़ी। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। और अब क्योंकि पीजेंट्स ने ये चीज़ अपनी आंखों से देख ली थी कि इसके पास राइट्स हैं, वो अगर लड़ेंगे अपने लिए तो जीत सकते हैं, उनको अपना पैसा और इज्जत दोनों वापस मिल जाएगी। एंड डिफेंडर्स यानी एग्जांपल गांधी जी जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनके साथ खड़े होंगे, जो उनके डिफेंड में खड़े होंगे अगर उनके साथ कुछ गलत होता है। तो उनके पास क्या हुआ, उनको करेज आ गया, करेज यानी कि हिम्मत आ गई कि नहीं अब तो अगली बार से कुछ गलत होगा हम आवाज़ उठाएंगे और जीतेंगे। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और गांधी जी ने जो कुछ भी किया, आगे के इवेंट्स ने इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया कि गांधी जी उस वक्त एकदम सही थे अपना 25% पैसा ही लेने की वजह से। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर एस्टेट्स, कुछ सालों में जो ब्रिटिश के प्लांटर्स थे उन्होंने अपना एस्टेट, जो अपना लैंड था, अबेंडन कर दिया, यानी अपने नाम से हटवा लिया उसको, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और अल्टीमेटली सब कुछ पीजेंट्स के हाथों में चला गया, यानी कि उन फार्मर्स के हाथों में ही चला गया। और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो खराब सिस्टम बना हुआ था इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का, वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। आगे पढ़ते हैं हम। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ ऑफ लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी जी ने कभी भी अपने आप को, कंटेंटेड का मीनिंग होता है सेटिस्फाई करना, इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं किया कि कुछ बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, बहुत बड़ा पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकले या बहुत बड़ा इकोनॉमिक सॉल्यूशन निकले। ही सॉ द कल्चरल एंड, ठीक है, अगर ये इस लाइन का जो मतलब है आप समझिए कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के स्टार्ट हो जाते थे, ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो तो हम उस पर काम करेंगे, वो छोटी चीज़ों पर ही काम करने पर विश्वास रखते थे, छोटी छोटी चीज़ों पर, ठीक है। ये हो गई लाइन। इसके बाद ही सॉ द कल्चर, इसका कारण क्या है वो आगे वाली लाइन में हम देखते हैं। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और उन्होंने क्या देखा, कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज, चंपारण के जो गांव थे उसमें सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस, पिछड़ापन जो कहते हैं, वो उन्होंने देखा, एंड वांटेड, और कुछ करना चाहते थे उसके लिए जिससे कि ये चीज़ खत्म हो। अब देखिए
अभी तो वो करेंगे, वो गांव वो स्कूल वगैरह का काम करेंगे, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे जो गांधी जी जो लास्ट लाइन थी वो बहुत क्लियर इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि चंपारण, पूरा चंपारण हम इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे, पूरा चंपारण हम पॉलिटिकली डेवलप करेंगे, इसको स्ट्रांग बनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें सोचने के बजाय उसने जो देखा कि गाँव में बहुत पिछड़ापन है, तो वहाँ पर वो स्कूल खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें करने के बारे में किया। और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्कूल खोलेंगे तब कुछ बात होगी, तब कुछ चेंज होगा, नहीं, छोटा सा स्कूल, कुछ 2-4 टीचर रख के थोड़ा बहुत भी अगर ये लोग पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा सा इनका बैकवर्डनेस कम होगी और ये लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए आगे, ही अपील्ड फॉर टीचर्स और उन्होंने क्या किया, अपील की, एक रिक्वेस्ट भेजी टीचरों के लिए कि कोई टीचर हमको अगर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं हमारे पास आ जाएं। और कौन कौन आया, देखिए महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, 2 यंग मैन, 2 यंग लड़के, ठीक है, हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसाइपल्स, जिन्होंने गांधी जी को एकदम बस ज्वाइन ही किया था एज देयर डिसाइपल्स, क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, तो ये भी इनके एज अ फॉलोअर थे, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी, केवल वही नहीं, उनकी पत्नियां भी वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, ये मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए एज अ टीचर काम करने के लिए वॉलंटियर किया। वॉलंटियर का मतलब आज समझते हैं किसी प्रेशर और फोर्स के बिना और बिना किसी पैसे के कोई काम को करना। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और कुछ और भी आए, लेकिन जो कि बॉम्बे से आए, पूना से आए, ठीक है, एंड पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और लैंड का मतलब कंट्री, और भी कंट्री के और दूर दूर हिस्सों से लोग और टीचर्स आने लगे। देवदास, गांधी जी's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी। देवदास आप जानते हैं जो कि गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था, वो आया और आश्रम से, क्योंकि देखिए ये लोग आश्रम में रहते थे अहमदाबाद से, तो वो वहाँ से आया, और सो डिड मिसेस गांधी, और उसके साथ उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबाई, ठीक है, मिसेस गांधी जिसे कहा गया है, कस्तूरबाई गांधी, वो भी उनके साथ आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, और इस तरह से छोटे छोटे प्रयास करके 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल को खोल दिया गया। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स एंड पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, तो आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, कस्तूरबाई वॉज इलिटरेट, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या काम संभाला, आश्रम के रूल्स को फॉलो करवाना बच्चों से, और पर्सनल क्लीनलीनेस यानी अपनी सफाई रखने के बारे में, नहा धोना और ये सब करने के बारे में उन्होंने ऐसी ये चीज़ें पढ़ाई। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और पूरी कम्युनिटी को साफ सुथरा रखने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने ये चीज़ बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो खुद इलिटरेट थी तो और क्या ही पढ़ाती। इसके बाद देखिए हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ पे जो हेल्थ कंडीशंस थी, देखिए अभी इन्होंने स्कूल तो खोल दिया, एजुकेशन तो प्रोवाइड करा दी, लेकिन हेल्थ कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। तो क्या किया, गांधी गॉट अ डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज, अपनी सर्विसेज वॉलंटियर करने के लिए फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक अपनी वॉलंटियर करने के लिए सर्विसेज। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, और उनके पास इतना खर्चा तो, इतना पैसा तो नहीं आता था कि बहुत बड़ी बड़ी और अमीर महंगी दवाइयाँ खरीद पाएँ, लेकिन 3 दवाइयाँ जो उस समय बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती थी वो इन्होंने ले ली। क्या क्या थी ये, देखिए कैस्टर ऑयल था, दूसरा क्विनाइन था, और तीसरा सल्फर ऑइंटमेंट था। देखिए इसका जो मीनिंग है, इसका जो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे ऑइंटमेंट होता है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले से देखिए कैस्टर ऑयल क्या होता है, देखिए ऑइंटमेंट मैं आपको बता रहा था ना, ऑइंटमेंट होता है, तो देखिए ये प्रोनाउंसिएशन होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद देखिए कैस्टर ऑयल जो होता है, ये देखिए ये एज ए मेडिसिन यूज होता है। इसके अलावा ये देखिए क्विनाइन है, हाइड्रोक्लोरिक क्विनाइन जो भी लिखा हुआ है इधर, तो वही जो क्विनाइन जो अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल देता हूँ। और ये देखिए सल्फर ऑइंटमेंट है, ठीक है। ये चलिए इसके बाद हम चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कैस्टर ऑयल क्या है, कैस्टर ऑयल है वेजिटेबल ऑयल जो कि कैस्टर बीन्स के थ्रू प्रेस करके निकाला जाता है और मेडिसिन की तरह यूज़ होता है। इसके बाद देखिए क्विनाइन जो है, क्विनाइन क्या है, ये बार्क यानी बाहर का जो छिलका होता है सिंकोना ट्री का, सिंकोना ट्री एक ट्री होता है, वो अमेरिका में पाया जाता है, उसकी बार्क से यूजुअली लिया जाता है ये। और सबसे पहले जो डेवलप किया गया था इसको, वो मलेरिया की मेडिसिन के लिए ही डेवलप किया था, इसका पहला यूज़ एज अ मलेरिया की मेडिसिन था, ठीक है। तीसरा सल्फर ऑइंटमेंट जो है वो उसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब भी कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप सल्फर ऑइंटमेंट लगाइए तो वो सही हो जाती है। चलिए, एनीबडी हु शोज अ कोटेड टंग, कोटेड टंग देखिए कोटेड टंग क्या होता है, मैं आपको इमेज नहीं दिखा सकता हूँ, संवेदनशील है, ठीक है। तो जिसका भी कोटेड टंग एक बीमारी है, ठीक है,
जिसमें दिखाई देती थी, तो उसको एक डोज दिया जाता था कैस्टर ऑयल का डोज दिया जाता है। याद करने की चीज़ है, आप समझ लीजिए, ठीक है। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल के साथ क्विनाइन मिलता था। और एनीबडी विथ स्किन इरप्शन, मैंने आपको बताया स्किन की बीमारियों के लिए हम ऑइंटमेंट देते थे, सल्फर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। चलिए, इसके बाद देखिए, गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। फिल्थी का मतलब होता है गंदा, बहुत ही गंदगी से भरपूर। तो गांधी जी ने क्या नोटिस किया, जो वुमेन्स के कपड़े थे, औरतों के कपड़े थे, वो बड़े गंदे से थे, ठीक है। तो ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो कस्तूरबाई से उन्होंने कहा कि जाओ और तुम बात करो इन लोगों से कि क्या मतलब, क्या रीज़न है ऐसे कपड़े पहनने का, इतने गंदे कपड़े पहनने का। तो वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, लुक, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have. तो उस वुमेन ने क्या बोला कि कस्तूरबाई को अपने हट के अंदर ले गई और दिखाई कि देखिए यहाँ पे कोई बक्सा या कोई कबर्ड जैसा कुछ नहीं है कपड़े रखने के लिए। जो साड़ी मैं पहन रही हूँ ये मेरी अकेली साड़ी है, जो कुछ भी मेरे पास है। तो देखिए, इतनी ज़्यादा गरीबी उस वक्त हुई करती थी कि एक ही एक कपड़ा सबके पास हुआ करता था और उसी में लोग पूरी ज़िंदगी गुजार देते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, ड्यूरिंग हिज स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। और लॉन्ग स्टे मतलब लंबे समय तक रहने के कारण चंपारण पे गांधी जी को क्या करना पड़ता था, एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखना पड़ता था अपने आश्रम पे। मतलब कि अपनी दूर से ही आश्रम को देख करके समझना पड़ता था, सारे ऑर्डर्स वगैरह देने पड़ते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय द मेल। और यहाँ पे रहने के बाद भी वो रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करते थे अपने आश्रम में। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट। तो क्या करते थे, एक तो इंस्ट्रक्शन भेजते थे मेल के जरिए, और मेल आप जानते हैं उस समय लेटर को कहते हैं मेल। और आज फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और जो कुछ भी फाइनेंसिंग होती थी, जो कुछ भी पैसा घटता बढ़ता था, जो कुछ भी खर्चा होता था, वो होता है फाइनेंशियल अकाउंट। और उसके बारे में वो मांगा करते थे कि वो देखेंगे कि कहाँ पे क्या घट बढ़ रहा है और कहाँ पे कुछ गलत खर्चा तो नहीं हुआ, ठीक है। वंस ही रोड टू द रेसिडेंट्स। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने रेसिडेंट्स, जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, उनको लिखा दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रीन ट्रेंचेस एंड डिग अ न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। तो देखिए, इससे समझ में क्या आता है, पहले तो ये समझिए कि समझ में क्या आता है कि गांधी जी बहुत छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि बाकी सब तो कर ही लेंगे, बड़ी बड़ी बातों की बात करेंगे, तो हर छोटी से लेकर बड़ी बात को मैनेज करते थे गांधी जी, दूर रहते हुए भी। और दूसरी चीज़ देखिए, जो लैट्रीन ट्रेंचेस होते हैं, मैं आपको दिखा दूँ वो कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, लैट्रिन ट्रेंचेस इस तरह के होते हैं जो घर के यूजुअली नीचे बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से नीचे यहाँ पे बना दिए जाते हैं, और जब ये भर जाते हैं तो फिर से डिग करना पड़ता है और दूसरे नए बनाने पड़ते हैं, ठीक है। नहीं तो ये स्मेल बैड करने लगे, आप समझ जाएंगे, भर जाएगा तो स्मेल बैड करेगा, गंदा स्मेल करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला पेज। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द गांधी लाइफ। जो चंपारण का जो एपिसोड है वो क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है, एकदम घूम पूरा, मतलब वहाँ से सब कुछ चेंज ही हो गया, ऐसा मानिए, इन द गांधी लाइफ, गांधी की ज़िंदगी में। आप जानते हैं चंपारण का सत्याग्रह वन ऑफ द फर्स्ट सत्याग्रह था इनका। शुरुआत वाले तो और भी थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह था जिसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जीत हासिल की थी ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग। अब देखिए, जैसे कि वो कहानी बता रहे हैं हमारे ऑथर को, कि वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने किया, ऐसा उन्होंने कहा, वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग, वो बहुत सिंपल चीज़ था, कोई भी कर सकता था, ठीक है। आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश वुड नॉट ऑर्डर अब मी अबाउट इन माई कंट्री। और मैंने किया क्या असल में, मैंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि ब्रिटिशर्स को कोई हक नहीं है मेरी ही कंट्री में आके मुझे कुछ कहना या मुझे कुछ ऑर्डर देने का, ठीक है। ये उनका सोच था, उनका मानना था। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। लेकिन चंपारण ऐसे नहीं शुरू हुआ मानो कोई ये डिफायंस का एक्ट हो। डिफायंस का मतलब आप अगर समझे, डिफायंस मतलब होता है कि किसी को ना मानना, ठीक है, किसी को रिफ्यूज़ कर देना, किसी को ओबे करना, जैसे रिफ्यूज़ल टू ओबे कह सकते हैं, डिफायंस का मतलब है। तो ये कोई सामने वाले को नहीं मानना या रिफ्यूज़ करना ओबे करने से, ऐसा कुछ नहीं था। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल। और ये अपने आप ही बढ़ गया, अपने आप ही उतना ऊपर चला गया
एक अटेम्प्ट के ज़रिए एक अटेम्प्ट किया जा रहा था एलिविएट का मतलब होता है टू किसी ख़राब चीज़ को कम ख़राब बनाने के लिए जो अटेम्प्ट किए जाते हैं, ठीक है, टू मेक समथिंग लेस बैड द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट। जो बहुत सारे पुअर पीजेंट जो जितने परेशान थे उनकी परेशानी को कम करने का जो एक अटेम्प्ट किया गया था, ये बस उसी में से ग्रो कर गया चंपारण का सत्याग्रह। ये कोई ब्रिटिशर्स को ना मानना या उनके खिलाफ में खड़े हो जाने जैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऐसा गांधी जी कहते हैं। दिस वॉज टिपिकल गांधी पैटर्न। ऐसा ये एक टिपिकल गांधी पैटर्न था। गांधी इसे हमें गांधीगिरी जिसे कहते हैं, वैसा ही एक ये था, ठीक है, कि उनका मानना ये नहीं था कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े होंगे। उनका मानना है कि जिनको परेशानी हो रही है हम उनकी परेशानी को कम करेंगे। अगर उनके लिए हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं भी खड़ा होना पड़े तो ठीक है, लेकिन हम उनकी परेशानी को ज़रूर दूर करेंगे। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions। और उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इंटरट्वाइंड मतलब गुथी हुई थी, ठीक है, विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। यानी वो प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा विश्वास करते थे। वो जिसे अगली लाइन में हम देखेंगे, His was not a loyalty to abstraction, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत सा आपको कन्फ्यूजन होगी, तो आप समझिए क्या है इसका मीनिंग। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। उनकी कहने का मतलब है कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन पाने के लिए एक आइडियल वर्ड में नहीं लॉयल थे। मतलब वो उनका ये नहीं होता था मोटिव कि एक आइडियल वर्ड में एक आइडियल सॉल्यूशन पाएंगे कि सब कुछ चेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ज़्यादा नहीं सोचते थे। वो क्या करते थे, जो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, जो सामने इंसान रियल पीपल जो रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको किस तरह से कम किया जा सके, क्या उसके स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ये चीज़ें वो हमेशा सोचते थे। तो ये इस स्टेटमेंट का केवल इतना सा मतलब है कि जो लॉयल्टी है, लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि आइडियल या नॉन रियल वर्ड। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब, तो वो नॉन रियल वर्ड में ज़्यादा नहीं जीते थे कि नहीं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब ज़्यादा नहीं सोचते थे। वो जो इंसान है, जो जिंदा इंसान है, उनके बारे में सोचते थे और उनके प्रॉब्लम्स को कम करने के बारे में हमेशा उनके अटेम्प्ट्स हुआ करते थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो कुछ भी गांधी जी ने किया, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। और जो कुछ भी उन्होंने किया उसका क्या इफेक्ट पड़ा, एक नए इंडियन का निर्माण हुआ, ठीक है। मोल्ड का मतलब होता है सांचे से पास करके चेंज करना उसको, किसी चीज़ को, ठीक है। तो एक नए इंडियन का विकास किया, एक नए इंडियन का डेवलपमेंट किया जो अपने फीट पर, अपने ऊपर, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और इंडिया को फ्री कर सकता था, ठीक है। एक नए तरह के व्यक्तित्व को निर्माण किया। जैसे पहली बार, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पहली बार जब उन्होंने जब जीते थे, वो पहली बार जब चंपारण का सत्याग्रह जीता, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये विचारधारा पनप गई कि नहीं, अब अगर यहाँ पर चंपारण में ये लोग हार सकते हैं तो इंडियन इंडिपेंडेंस में क्यों नहीं हार सकते ये लोग, ठीक है। तो उसमें भी इन लोगों को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ इन्होंने डेवलप की गांधी जी ने, और हज़ारों के मन में, तो एक नए इंडियन का निर्माण किया, नए भारतीय का निर्माण किया। नेक्स्ट देखते हैं, अर्ली इन चंपारण एक्शन। चंपारण एक्शन के शुरुआती दौर में चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, अगर आपको ना दिख रहा हो मैं क्या करूं, देखिए मेरे ख्याल से आपको विजुअल होगा ये चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, देखिए CHARLESFREERANDREWS, चलिए बस बोल दिया मैंने। तो चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज जो थे एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, इंग्लिश आदमी था ये, ठीक है, विदेशी ब्रिटेन का आदमी था। और पैसिफिस्ट मतलब आप जानते हैं शांति प्रिय आदमी। हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, जो कि एक डिवोटेड फॉलोअर यानी बहुत ज़्यादा ही महात्मा को मानने लगे थे, महात्मा यानी महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा मानने लगे थे, उनके भक्त बन चुके थे। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, और उनको गांधी जी को फेयरवेल की कहने इसलिए क्योंकि वो जा रहे थे। फेयरवेल आप जानते हैं, जब हम आखिरी विदाई किसी से लेते हैं तो हम फेयरवेल देने आते हैं, तो बिड करना वही होता है, फेयरवेल देने। बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, और फिजी आइलैंड्स में एक टूर जा रहे थे जिसमें उनका कुछ काम था, उसके लिए एक टूर पे जा रहे थे फिजी आइलैंड्स में। और इसलिए गांधी जी से एक आखिरी बार मिलने आए ये लोग, आखिरी बार नहीं मतलब जाने से पहले आखिरी बार।
Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them. तो जो गांधी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा कि अगर एंड्रूज हमारे साथ रह लें, ठीक है, यहीं पे आके रुक जाएं, चंपारण में हमारी मदद कर दें, तो शायद हमें आसानी होगी ब्रिटिशर्स को हराने में, ठीक है. एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड. और एंड्रूज तो विल कर रहे थे, एंड्रूज तो चाह रहे थे कि ठीक है मैं तो रुक जाऊंगा भाई, लेकिन गांधी जी अगर माने तो ही, ऐसे मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है. तो गांधी जी, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, वो बहुत स्ट्रांगली इस बात का अपोज किए. उन्होंने कहा कि यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट क्यों, क्योंकि वो तो पूरी सरकार थी, सरकार से ये लोग दुश्मनी पाल बैठे थे, और ये लोग चंद कुछ लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग तो थे नहीं, ठीक है, 100-200 हज़ार 1,500 लोग थे, और वहाँ पे सरकार इतनी पावरफुल जिसके पास आर्मी ही लाखों में थी, ठीक है. तो गांधी बहुत वेहेमेंटली अपोज कर लिए, बहुत अपोज में खड़े हो गए इस बात को लेकर के कि यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ यू हैव एन इंग्लिशमैन ऑफ ऑन आवर साइड. और तुम्हें क्या लग रहा है, इस अनइक्वल फाइट में ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, हमारा फायदेमंद होगा अगर हमारे पास एक इंग्लिशमैन हमारी तरफ खड़ा हुआ होगा. दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट. और ये चीज़ कुछ और नहीं दिखाती है, ये चीज़ दिखाती है कि तुम अंदर से कितने, अपने दिल से कितने कमज़ोर हो, अपने आप को कितना कमज़ोर महसूस कर रहे हो. द कॉज इज जस्ट. जो कॉज है, जो रीज़न है हमारा, जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, वो जस्ट है, वो सही है. एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल. और तुम्हें इसीलिए केवल अपने ऊपर रिलाई करना चाहिए, अपने ऊपर ही खड़े रहना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े रहने के साथ तुम्हें बैटल जीतने के बारे में सोचना चाहिए. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप. देखिए प्रॉप का मीनिंग होता है सहारा, तो तुम्हें प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज में तुम्हें एक सहारे को नहीं ढूंढना चाहिए, और बल्कि अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट होकर के काम करना चाहिए, और वैसे जीतनी चाहिए तुम्हें बैटल. बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन. और केवल वो एक इंग्लिशमैन है, इसलिए उनके ऊपर सहारा मत ढूंढो. ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली. और उन्होंने हमारे माइंड को बहुत ढंग से, बहुत करेक्टली उन्होंने पढ़ लिया था. राजेंद्र प्रसाद ने ये बात बाद में बताई, और हम लोग को कि राजेंद्र प्रसाद ने ये बात बताई कि उन्होंने बहुत सही हमारे दिमाग को पढ़ा था. हम लोग यही सोच रहे थे कि एक इंग्लिशमैन हमारे साथ होगा तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा. एंड वी हैड नो रिप्लाई. और हम लोग के पास कोई रिप्लाई नहीं था इस बात का, ठीक है. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस. और इस तरह से गांधी ने हमें एक सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का लेसन हमको खड़े खड़े ही सुना दिया और समझा दिया और सिखा भी दिया, ठीक है. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. जो सेल्फ रिलायंस थी, आत्मनिर्भरता की भावना, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना, और जो शेयर क्रॉपर्स की मदद हुई थी, ये सब कोई अलग अलग बात नहीं थी. कहने का मतलब कह रहे हैं कि इन सब में भावना एक थी, काम और वो एक ही था, सेंस एक ही था, बस ये काम अलग अलग थे. तो ये एक तरह से एक दूसरे में ही बाउंडेड हैं ये सभी, ठीक है. तो ये तो खैर हमारा पूरा चैप्टर हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है. इतने के बाद हमारा दी एंड होता है, असल में चैप्टर का दी एंड होता है, क्योंकि पार्ट 3 ये था. और अगर सही बताएं तो ये तो अच्छा लंबा चैप्टर था, तो मैंने 3 पार्ट में इसलिए कवर किया. इसके बाद हम करेंगे इसकी समरीज़ वगैरह, तो आप देख लीजिएगा, समरी क्वेश्चन आंसर का पार्ट हम करते हैं, तो उसको आप देखिएगा. तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू.